हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कि डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमन, है ना। डाइजेशन इन ह्यूमन, ये टॉपिक है आज का, इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक बात देखें, मैं बताऊं आपको, डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। डाइजेशन में हम लोग दो चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के प्रोसेस। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग बांट के इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अब एक बात देखें, पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद से हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, तो ये एक फिगर जो मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको बनाने का सिखाता हूं, कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, ये मैं हटा देता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम यहां लिख देता हूं मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अब देखें कि ये एक फिगर है, इस फिगर को देखें, काफ़ी आसान फिगर मैं बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आप आसानी से एग्जाम्स में इसको बना भी सकते हैं। तो ये और ये इस तरह से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, जिसको बनाने में बस आपको 1 से 2 मिनट लगा, है ना। आप भी इसको उतने ही समय में बना सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में डिस्कस करूं तो ये आपका माउथ है, ये माउथ है। माउथ के बाद ये जो है ओइसोफेगस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं फूड पाइप। ठीक है, ये फूड पाइप एक टॉपिक है, इसका पार्ट है। दूसरा चीज देखें, फूड पाइप के नीचे एक ऑर्गन और भी है, लीवर। ठीक है, लीवर में क्या होता है कि आपको पता है कि लीवर जो है बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर के बाद और देखा जाए तो ये आपका स्टमक, ये, और स्टमक के बाद ये जो है आपकी इंटेस्टाइन है। लेकिन कौन से इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के
इस इनर पार्ट में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो इसलिए मैं स्मॉल को यहां लिख देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी का उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो फुला हुआ भाग है इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम ये स्वॉलन पार्ट है और एक लास्ट ओपनिंग है जिसको बोलते हैं एनस। तो आपने क्या देखा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। काफी आसानी से मैंने ये सारे पार्ट को दिखाया आपको, ठीक है। रंजीत है नहीं हो जाता तो लोगत का। अब देखिए उसके बाद से देखा जाए तो ये क्या है कि यहां पे एक और पार्ट है इसका जिसको मैंने छोड़ दिया है। खैर देखें इसको ध्यान से, ये जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इतना। अब एक बात और भी देखें, ये पैंक्रियाज हो गया, ये एक और पार्ट है ये यहां पे जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। खैर अपेंडिक्स की बात की जाए तो अपेंडिक्स जो है आपकी बॉडी का एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है। रूडिमेंट्री का मतलब कह सकते हैं अवशेषी पार्ट है जिसका बॉडी में रहने न रहने से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम यदि हमने देखा है तो आगे जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो आपने जान लिया। एक बार और मैं बताऊं आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम को माउथ से लेके और जो एनस तक एक पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ये इसी ट्रैक में, इसी आहार नाल में, इसी एलिमेंट्री कैनाल में आपका फूड जो है डाइजेस्ट होता है। बट सवाल ये है कि फूड का डाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। कैसे डाइजेस्ट होगा? तो ये सारे जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे, है ना। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं सारे जो ऑर्गन आपको दिख रहे हैं। माउथ दिखाया है, ओएसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे जो है एक तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ते हैं कि डाइजेशन इसमें होगा कैसे, है ना। तो इसको भी हम लोग काफी आसानी से समझेंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाँ, तो ये हम लोगों का प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में पहले हम लोग एक एक ऑर्गन में देखेंगे किस प्रकार से डाइजेशन होता है। तो देखिए पहले चलते हैं सबसे, तो देखेंगे कि माउथ में, है ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि कैसे डाइजेशन होता है। माउथ में पहले देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए कि माउथ में एक तरह से क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टीथ होते हैं। और टीथ जो है फूड मटेरियल का फिजिकल डाइजेशन करते हैं, है ना। अब पूछोगे कि फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। तो मैं बताता हूं। फिजिकल डाइजेशन का मतलब, अच्छा तुमने जो खाया रोटी या चावल जो भी खाया,
तो तुम जब खाते हो तो सबसे पहले उसका सामना किससे होता है ना? तो यानी कि टीथ से होता है। टीथ से क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसेज में, तुम्हारे टीथ जो है उसको तोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, एक तरह से फिजिकल रूप से उसको छोटे पार्ट में तोड़ा जा रहा है ना? तो यहां पे तुमने देखा कि एक तरह से फिजिकल डाइजेशन हो गया उसका। टीथ विल हेल्प इन द फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। दूसरी बात ये समझो कि क्या होता है, तुम्हारी माउथ में स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड है ना? ये स्लेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? स्लाइवा सिक्रीट करता है। अब एक बात देखो, तुमने कई बार देखा है कि क्या होता है कि कुछ टेस्टी चीजें देख के तुम्हारे मन में, है ना, या तुम्हारे माउथ में पानी आ जाता है, ठीक है। तुमने कई बार फील किया है खट्टे मीठे चीजों को देख करके तुम्हारे सामने, है ना, जब तुम सामने देखते हो खट्टे मीठे चीजों को तो तुम्हारे मुंह में पानी भर जाता है। तो क्या मतलब मैंने बताया कि क्यों होता है, वो स्लेवरी ग्लैंड के कारण होता है। स्लेवरी ग्लैंड से ही क्या होता है कि माउथ में एक तरह से स्लाइवा भर जाता है या पानी भर जाता है किसी खट्टे मीठे चीजों की वजह से। इतना समझा? आगे देखें क्या होता है। ये जो स्लाइवा है केवल ये स्लाइवा या पानी नहीं है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी है ना? एमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है ना? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा और उसी के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अब एक बात समझे और कि स्लेवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प किया उसने। तो पहली बात, एक सवाल और भी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से होता है? तो तुम बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है ना? कार्बोहाइड्रेट माउथ से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। कौन डाइजेस्ट करता है? स्लेवरी ग्लैंड या एमाइलेज? स्लेवरी एमाइलेज भी हम लोग कह सकते हैं। इतना समझा? आगे, ठीक है। आगे हम लोग देखें क्या होगा कि हम लोग माउथ के बाद और थोड़ा सा आगे आते हैं। जैसे तुमने माउथ देख लिया, माउथ में इतना डाइजेशन हो गया, उसके बाद ओइसोफेगस में चलते हैं हम लोग। दूसरी बात है ना, ओइसोफेगस, या इसको एक और नाम दे सकते हो फूड पाइप। ये फूड पाइप में देखो क्या, एक तरह से कि एक लंबा सा पाइप है, तुम्हें दिखाई भी दे रहा है ना? फूड पाइप मैंने यहां लिखा है, ये दिखाई भी दे रहा है। तो अब देखो क्या होता है, फूड पाइप में ऐसे ही फूड मटेरियल नहीं चला जाता है ना? तो मैं बताऊं कि जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, मुख में तुम्हारा जो स्लाइटली डाइजेस्ट हुआ था अब धीरे से नीचे जाएगा, लेकिन उसके नीचे जाने में भी किस चीज का रोल है, किसका कारण है, किस कारण से वो नीचे जाता है? तो देखो, इसमें एक तरह की मूवमेंट होती है फूड पाइप में, जिस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक, है ना? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना? ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने सर्किल भी किया है, तो ध्यान से सुनेंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि क्या हो कि तुम्हारा ओइसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन हो, है ना, और एक्सपेंड हो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो, एक बार एक्सपेंड हो।
है ना। इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, फूड विल कम डाउन। अब क्या होगा, तुम्हारा जो फूड है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ये नीचे आता है ना। आराम से फूड मटेरियल नीचे आएगा। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, फूड मटेरियल विल नॉट कम डाउन, फूड मटेरियल आने का सवाल ही नहीं है ना। तो चलो आने लगा, जब फूड पाइप आने लगा, बस इतना ही काम होता है इसमें। दूसरी बात ये देखो कि जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया तो फूड मटेरियल कहां पहुंच जाएगा, माउथ और ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच जाएगा, है ना। स्टमक में पहुंच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। आओ, तो नंबर 3 इज डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है ये समझो पहले, है ना। अब मैं बताऊं कि तुम्हारा क्या होता है, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है ना। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि फूड इज चर्नड इन स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर। देखो, फूड इज चर्नड, ठीक है, इन स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, ठीक है। यानी कि देखो अब क्या होता है, 2 शब्द मैंने लिखा है जिसका मतलब और भी अच्छे से ध्यान से दो। एक तो मैंने लिखा है चर्नड, या चर्निंग मूवमेंट भी लिख सकता था मैं इसको। तो देखो, इस चर्न का मतलब होता है कि मंथन एक तरह से। तो जो तुमने फूड मटेरियल खाया है वो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में जब चला जाता है, यहां चला जाता है स्टमक में, तो स्टमक में उसकी मथनी होती है ना। उसको पूरी तरह से घुमाया जाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए इजिली, उसके डाइजेशन में हेल्प मिले। तो चर्निंग मूवमेंट ये हुआ। और एक सवाल और कि स्टमक में फूड मटेरियल कितने देर के लिए रहता है, तो नियर अबाउट 3 आवर के लिए स्टोर रहता है फूड मटेरियल। तो इतना तुमने जाना, ठीक है। स्टमक में भी डाइजेशन हम लोगों ने देखा। आगे थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग, क्या चीज, ये देखो, स्टमक के बारे में एक चीज और मैं बताऊं। ये तुम्हारा स्टमक है ना, काफी छोटा बनाया है। ऐसे तुम्हारा बहुत बड़ा स्टमक होगा, मुझे पता है, ज्यादा खाते होगे, है ना। तो होता क्या है, ये देखो, ये स्टमक में जो इसकी वॉल है, ये जो इसकी वॉल है ना, ये, अब इस वॉल में देखें, इस वॉल में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी, तो ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी। ये देखें, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस की खास बात क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है भाई, मैं यहां दिखाऊं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है आपका कि एक तरह से गैस्ट्रिक जूस ये है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है मैं यहां दिखाता हूं। इस तरह से स्पेस की कमी है, तो HCl, गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl होता है ना, नाम इसका तुम ही बताओगे। उसके बाद से गैस्ट्रिक जूस में और क्या चीजें होती हैं,
कि तुम्हारा पेप्सिन हो गया, और तीसरा चीज जो होता है ये होता है तुम्हारा क्या चीज कि तीसरा चीज जो होता है म्यूकस, है ना। ये म्यूकस, तो ये तीन चीजें होती है ना, कि तुम्हारी मतलब स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वो एक्चुअल में एक मिक्सचर है किसका, HCl का, पेप्सिन का और म्यूकस का, ये तीन चीजों का, है ना। काफी गर्मी है तो ठीक है। अब देखो ये हो गया इस तरह से HCl, तो तीनों का फंक्शन क्या होता है। HCl का काम देखो, ये देखा जाए तो HCl क्या करता है, मैं इसको हटाता हूं यहां से। HCl जो है तुम्हारे बैक्टीरिया को किल करेगा, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। दूसरी चीज ये देखो पेप्सिन, यानी कि ये पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, ब्रेक डाउन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। और ये पेप्सिन जो है, ये सॉरी HCl की हेल्प से ये पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करेगा। इतना तुमने देखा है ना। अब तीसरा ये म्यूकस, कि म्यूकस का क्या रोल है भाई। तो एक बात तुमने देखा कि तुम्हारी स्टमक में HCl भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बताओ एसिड तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है ना। एसिड किसी पार्ट पे पड़ जाता है, तुम्हारे हाथ पैरों या अन्य चीजों पे कहीं पड़ जाए तो क्या होता है ना, बॉडी को जला सकता है एसिड। तो क्या यहां आपने देखा कि म्यूकस है, स्टमक में आपकी एसिड है, उस एसिड के प्रभाव को कम करने का काम कौन करता है, म्यूकस, है ना। अच्छा कैसे काम कम करता है, तो यहां थोड़ा सा देख लो, ये मैं बताऊं छोटा सा स्टमक बना के, तो यहां पे HCl है, और HCl इस पे जाके, है ना, इसको इरोड करेगा, इरोजन करेगा इसको, लेकिन म्यूकस यहां पे एक लेयर बना देता है, ठीक है ना। यानी कि म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है एसिड से। तो फाइनली तुमने क्या देखा, स्टमक में, है ना, चर्निंग मूवमेंट होता है, 3 आवर तक फूड स्टोर रहता है, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और ये गैस्ट्रिक जूस एक मिक्सचर होता है जिसमें HCl होता है ना, जो बैक्टीरिया को किल करता है, पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और म्यूकस होता है जो एसिड के प्रभाव को कम करता है। नहीं तो यदि म्यूकस नहीं होगा तो एसिड हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से क्या देखा आपने कि ये स्टमक में भी डाइजेशन हो गया। स्टमक के बाद हम लोग अब कहां आ जाएंगे, आपने यहां स्टमक देख लिया, तो स्टमक के बाद बचता है इंटेस्टाइन, है ना। तो अब हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा और पढ़ना है। इंटेस्टाइन में इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, अब जितना डाइजेशन हो गया, और अब जो है इंटेस्टाइन में चलते हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में अब आपने पढ़ लिया है
कि माउथ में कितना डाइजेशन होता है, ओइसोफेगस में कितना डाइजेशन होता है, स्टमक में कितना डाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइन में, है ना। इंटेस्टाइन में डाइजेशन, तो इंटेस्टाइन की बात की जाए तो आपको पहले से ही पता है कि इंटेस्टाइन दो होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दो इंटेस्टाइन हो गए। अब देखिए, मेन रूप से जो आपका डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एक बात देखिए, क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक्चुअल में यही लार्ज होती है ना। इसकी लंबाई ही सबसे बड़ी होती है। बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन कहा जाए तो इंटेस्टाइन कहा जाए, और जिसकी लेंथ जो होती है 6.5 मीटर इन एडल्ट, यानी कि बच्चों में छोटा हो सकता है, लेकिन इन केस आप एडल्ट क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है 6.5 मीटर होती है ना, इतना। अब दूसरी बात ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है एक तरह से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है यहां पे कंप्लीट हो जाता है। कहां? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है ना। तो सवाल पूछा जाए यदि कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, तो तुम्हारे सामने कई सारे ऑप्शन दे दे तो तुम बताओगे इंटेस्टाइन जो होता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है ना। अब एक बात देखें, इंटेस्टाइन में दो चीजों का सिक्रीशन होता है ना। इंटेस्टाइन में दो चीजों का सिक्रीशन होता है। पहली बात कहा जाए, ये देखो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन, इस इंटेस्टाइन में क्या होगा कि लीवर से क्या निकलता है, बाइल, और ये बाइल लीवर से सिक्रीट होके कहां आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। और क्या काम करता है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज ये देखें कि फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और एक बात और भी, ये खुद बाइल जो है फैट का डाइजेशन नहीं करता है, लेकिन फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये इतना। अब एक चीज और होता है कि जो पैंक्रियाज है जिससे कि पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, वो भी क्या होता है, अपने सिक्रीशन को इंटेस्टाइन में छोड़ देता है, इंटेस्टाइन में छोड़ दिया। और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें कई सारी चीजें होती हैं, यानी कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या काम करता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद
इसमें एक और होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज में लाइपेज भी होता है। ठीक है, लाइपेज। तो लाइपेज जो है लिपिड या फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है इस तरह से। तो आपने क्या देखा कि इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, किस तरह से फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो इतना इसके बारे में रहा। दूसरा और लास्ट पॉइंट है, मैं इसको अब इरेज करूंगा। तो देखें कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो इंटेस्टाइन है एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी वॉल में, ये जो इसकी वॉल है, इसकी वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्लैंड पाई जाती है, जिससे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनली फूड को डाइजेस्ट कर देता है। इंटेस्टाइनल जूस जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, या उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, इनटू ग्लूकोज में, है ना। और दूसरी बात देखो कि जो प्रोटीन होता है ना, उसको इंटेस्टाइनल जूस किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है, एमिनो एसिड में। और जो फैट है, इस फैट को बदल दिया जाता है फैटी एसिड में। तो आपने क्या देखा कि जो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो ये समझें कि फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल गया। यदि आपको ग्लूकोज मिल गया, अमीनो एसिड मिल गया और फैटी एसिड मिल गया, इसका मतलब कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहा आपका टॉपिक, यानी कि मैंने बताया कि क्या देखा आपने कि डाइजेशन में कैसे जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल थे उनको तोड़ा गया, और फाइनली हम लोगों को स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज जो है सिंपल और वाटर सॉल्युबल है, एमिनो एसिड भी सिंपल है, और उसके बाद से फैटी एसिड भी है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल और सॉल्युबल बनने को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक तरह से डाइजेशन। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के प्रोसेस बताए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।